अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 42। ओह, तुम तो डर ही गई। ऐसा क्या है इस डायरी में? विद्या के गोरा मुखड़े को पूर्णतः सफेद होते देख मनीष कहता है, नहीं कुछ नहीं। विद्या के डायरी छीनने के प्रयास में डायरी मनीष के हाथ से छूटकर फिर से नीचे गिर गई। जब टिके विद्या नीचे झुकती, मनीष झुककर गिनने के क्रम में खुल गए पन्ने के साथ डायरी उठाता है और उसे अपने आगे कर लेता है। देख, फिजा में धवल चांदनी रातें। डायरी के उस पन्ने पर लिखे इस प्रथम पंक्ति को मनीष बुदबुदा ही रहा था कि विद्या कमरे का द्वार खोल तेजी से बाहर भाग गई और रुकी अंजना के कमरे में जाकर, जहां अंजना और संपदा कंबल ओढ़े तकिया का टेक लगाए धीरे धीरे बातें कर रही थी। विद्या के कमरे से बाहर जाते जाते मनीष ने विद्या की डायरी के उस पृष्ठ की 4 पंक्तियां बुदबुदाई और दरवाजे की ओर विद्या को बाहर जाते देख पहले आश्चर्य से और फिर चितवन पर आई एक मधुर मुस्कान के साथ उन पंक्तियों का स्वागत करता प्रतीत हुआ। अभी तक जो मनीष गमजदा सा अपने माथे पर हाथ रखे लेटा हुआ था, अब उन पंक्तियों से उसका गमजदा मन हृदय गुनगुनाने पर मजबूर हो गया। देख, फिजा में धवल चांदनी रातें, प्यार ने बिछा दी है सौगातें, हृदय की हाँ जुबां पर आ गई, लुभा गई सनम तेरी हर बातें। डायरी के पन्नों की शानदार लफ्जों में उकेरी गई भावनाओं ने मनीष को आश्चर्यचकित कर दिया था। चंद पंक्तियों ने जैसे उसकी आत्मा को छू लिया था। अभी तक मनीष के दिल को विद्या की तरफ से आया हुआ इकरार कोई का संदेश नहीं मिला था। उसे लगता था कि विद्या भी उसे पसंद करती है, ये महज उसका भ्रम न हो। लेकिन इन पंक्तियों की सौगात पाकर उसका दिल सहज होकर विद्या की स्वीकारोक्ति पर झूम उठा था। मनीष ने विद्या की दिशा में देखते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी रचनाएं हकीकत रंगों में रंगी हुई है। यह डायरी तुम्हारे भावनाओं का सुंदर संग्रह है। मनीष के लिए यह डायरी डूबते को तिनके का सहारा सी लगी, जिसने उनके बीच एक नया और गहरा संबंध बना दिया। इस साझेदारी ने न केवल उनके अंतर्निहित भावनाओं को साझा करने का एक माध्यम प्रदान किया, बल्कि उन्हें एक दूसरे की समझ को समझने में मदद करने में भी सहायक हुआ। भाभी ऐसे कहाँ से भागती आ रही हैं? सांस ले लीजिए। कमरे में हाँफती हुई विद्या को देख संपदा बैठे बैठे ही कहती है, क्या हो गया बेटा? मनीष ने कुछ कहा क्या? मम्मी तुम भी क्या? संपदा आंखें मटकाकर अंजना को देखती उठकर विद्या का हाथ पकड़कर बिठाती हुई कहती है, भैया ने फिर कोई सरप्राइज प्लान कर दिया क्या भाभी? कर लिया क्या भाभी? संपदा मुस्कुराती हुई कहती है, नहीं वो मैंने यूं ही सपना। विद्या बात बनाती हुई कहती है, कैसे सपना भाभी? मीठा या खट्टा? संपदा चिढ़ाती हुई कहती है, ये बताइए आप लोग टीबी बीमारी कुछ ऐसी ही बातें कर रही थी ना? विद्या बारी बारी से अंजना और संपदा को देखती हुई चर्चा को बदलती हुई पूछती है, एक बात बताइए भाभी, सब कुछ ठीक हो रहा हो या लग रहा हो तो बुरी बातें बार बार याद क्यों आती रहती है? हम जब भी चर्चा करते हैं पहले मन दुखाने वाली बातें ही क्यों याद आती हैं? संपदा अपने घुटनों के बल बैठती हुई कहती है, ये तो बड़ी समस्या है। इसका जवाब जो खाना हम खाते हैं वो अगर नहीं पचा तो हमें याद रहता है कि हमने क्या खाया था, लेकिन यदि वो पच गया तो हमें याद करना पड़ता है कि हमने क्या खाया था। यही चीज़ यादों के साथ भी है। जो बातें हमें दुखी करने वाली होती हैं वो दिमाग में रखी रह जाती हैं, अर्थात दिमाग उसे पचा नहीं पाता है और जब तक उगलता रहता है और खुशनुमा एहसास मन का पचा हुआ भोजन है तो वो तभी उगलता है जब वैसी परिस्थिति सामने हो। विद्या सविस्तार बताती जाती है, क्या बात है भाभी? पिछले जन्म में तपस्विनी थी आप क्या भाभी? हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए मानो तैयार रहती हैं। संपदा विद्या के उत्तर से प्रभावित होकर कहती है, विद्या की इस व्याख्या ने दोनों को अचरण में डाल दिया और इस अनूठी तुलना के माध्यम से एक गहरा संदेश दोनों के मन में उतरता चला गया। अब आप दोनों बताइए क्या चल रहा था? विद्या दोनों की चलती बातों को जानने के लिए उत्सुक थी। संपदा विद्या के सवाल पर एक गहरी सांस लेती है और कहती है, आज जब हम लोग घर पर नहीं थे भाभी, तब मम्मी और पापा के बीच पिछली घटनाएं जिसने
सभी को एक दूसरे से दूर कर दिया था, पर उस पर चर्चा हुई थी। यूँ तो पापा शर्मिंदा हैं और मम्मी के अनुसार मम्मी ने उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन मम्मी उन्हीं बातों को याद कर दुखी हो रही है। लेकिन हुआ क्या था ये तो बताइए। विन्या कहती है, क्या करोगी जानकर बेटा, दिल ही दुखेगा तुम्हारा। अंजना जो अब तक चुप थी, विन्या से कहती है, हो सकता तुम्हारे मन में पापा जी के प्रति वो इज्जत न रह जाए जो अभी है। अंजना विन्या की ओर देखकर कहती है, आप चिंता नहीं कीजिए माँ, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप चारों में इतना बिखराव हो गया, जबकि आपकी एल्बम की तस्वीरें आपकी सुखद पलों को व्यक्त करती है। विन्या के बोलने में अंजना के लिए आश्वासन था। ठीक है बेटा बोलकर अंजना रुकती है और फिर अतीत की उन परछाइयों को पकड़ती कहना प्रारंभ करती है। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी नासाज रहती थी। लगातार खांसी के कारण कोई कार्य करना बोलना दुभर हो जाता था। संयोग बच्चों की छुट्टियां थी तो हमने इन्हें ननिहाल भेज दिया और मेरा प्रारंभ हुआ डॉक्टर का चक्कर। शहर के लगभग सभी चिकित्सकों ने देख लिया, कई टेस्ट हो गए, कहीं कुछ नहीं निकला। इसकी दादी मुझे खांसते देख और इस कारण काम में ढिलाई देख दिन भर मुझे और मेरे मायके वालों को कोसती रहती थी। फिर उनसे रहा नहीं गया तो दोनों बेटियों को भी उन्होंने बुला लिया और तीनों ने मिलकर मुझे टीबी का मरीज घोषित कर दिया, जबकि रिपोर्ट्स में कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरी खांसी को मेरे खिलाफ उपयोग किया और तुम्हारे पापा जी के मन में तीनों ने मिलकर बीमार पत्नी का पति होने की ग्लानि भरती गई। मैं मानती हूँ कि इसमें ज़्यादा दोष तुम्हारे पापा जी का ही है। वो कोई बच्चे नहीं थे कि उनके कान में कोई अनाप शनाप डाल दे। उनके सामने डॉक्टर्स का रिपोर्ट सब कुछ उपलब्ध था, फिर भी वो कान के कच्चे बन गए। यदि सभी ने बच्चों के साथ किया, बच्चों को मुझसे दूर रखने के लिए सबने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इनके ननिहाल से आने के बाद यहाँ की स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। पिता और दादा दादी बुआ के लाडले तो दोनों थे ही, उनकी बातें सुन सुनकर मुझसे विलग भी होते चले गए। तभी द्रौपदी का भी चीरहरण तभी हुआ था जब अपने ही दुश्मन बन गए थे और जो विशेष थे वो भी बिन बोले सिर झुकाए दुश्मनों के पक्ष में हो गए थे। बोलती हुई अंजना का चित्त विचलित हो उठा और उसकी आवाज़ ने उसका साथ छोड़ दिया और वो चुप हो गई। इस समय कमरे की चुप्पी ऐसी थी जैसे अभी अभी कोई बवंडर यहाँ से गुजरा हो और सब कुछ खुद में विलीन करता चला गया हो, जैसे कोई बड़ा हादसा हाल में ही हुआ हो और उसकी बिखरन छाटी जा रही हो। चुप्पी इतनी भारी थी कि हर कोने से हवा की सायंग बिना किसी ध्वनि के सुनी जा सकती। सभी के चेहरे पर द्वंद्व का एक अजीब सा भाव आच्छादित था, जैसे वे अभी कुछ और सोच रहे हों पर उनकी आंखों में कुछ और हो रहा हो जिसे वे कह नहीं पा रहे होते। अब यह स्थिति एक ठहरे हुए क्षण की तरह सन्नाटा में बदल चुकी थी, जो तीनों को एक साथ एक ही मंच पर बांधती सी लग रही थी। इस असहनीय चुप्पी को तोड़ते हुए विन्या ने पूछा, और आपने कोई प्रतिकार नहीं किया? और आपके मायके वाले? यही तो गलती हो गई बेटा। मैंने भी सबके रुख को देखकर पिसी साध लिया, न पति से कोई शिकायत और न ही अपने बच्चों को ही अपनी ममता में बांधने का प्रयत्न किया। मुझे तो महसूस होने लगा था कि मेरी जिंदगी श्यामपट सी हो गई है, जिस पर किसी ने लिखी हुई सुंदर इबारत को मिटाकर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी हों और मैं उस आड़ी तिरछी रेखा को अपनी किस्मत मानने की भूल कर बैठी। यही गलतियां हम स्त्रियां अक्सर कर देती हैं जब अपनी परेशानियों को सामान्य मान लेती हैं। इस प्रकार की भूलें हमें सच्चाई से दूर ले जाती है और हम अपनी क्षमताओं को समझने में विफल हो जाते हैं। इस अनजान चुप्पी के पीछे हमारी सोचों का सामंजस्य बिगड़ जाता है और हम अपने आत्मसमर्पण के साथ स्वयं को खो बैठती हैं। इससे हमारा संबंध और भी दूर हो जाता है और हम अपने प्रियजनों से भी दूर हो जाती हैं, जिससे शांति और सुख की भावना हमारे जीवन से हटती चली जाती हैं। और उस समय मायके वालों के लिए डोली पर विदा होकर अर्थी पर ही दिखो वाला सिद्धांत था, तो उनसे कुछ कहना बेकार ही था। अंजना विन्या के सवाल पर आत्मविश्लेषण करती हुई कहती, बेटा तुम्हारी मम्मी ने सही ही कहा, तुम कृष्ण सी सारथी
बनकर ही हमारे घर आई हो। तुमने इस घर को जिस तरह थामा, मेरे बच्चों को जिस तरह उचित अनुचित का ज्ञान कराया और फिर से सबको बिना किसी नकारात्मक के साथ एक दूसरे के करीब ले आई। अंजना 2 पल रुककर भावावेश में विनया के दोनों हाथ पकड़कर अपने हाथों से लगाती है। ये मेरा भी तो घर है ना माँ। अंजना के और करीब खिसकती हुई कहती है, तो मम्मी अब मान मैं कि आपने पापा को माफ कर दिया। संपदा भी अंजना की ओर खिसकती हुई कहती है, बेटा सत्य तो यह है कि माफ करने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन विनया जैसी सारथी हो तो हमारे लिए भी रुकना बनता है। और बेटा कल को तुम्हारी भी शादी होगी और कई रिश्ते सामने होंगे, कुछ सुलझे होंगे और कुछ उलझे होंगे। कोशिश यही करना कि उन उलझे रिश्तों को प्यार रूपी सलाइयों पर डालकर सुलझाया जाए। अंजना संपदा को समझाती हुई कहती है, लेकिन दीदी मैं ये भी कहूँगी कि कई बार कई रिश्ते खुद ही सुलझना नहीं चाहते हैं तो प्रयास करने के बाद उनके पीछे अपनी ऊर्जा खर्च नहीं कीजिएगा, बल्कि रचनात्मक कार्य में अपनी ऊर्जा लगाकर प्रसन्न रहने की आवश्यकता पर जोर दीजिएगा और हम हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे, ये याद रखिएगा। विनया अंजना की बातों को आगे बढ़ाती हुई कहती है, उसके शब्दों में संजीवनी होती है जो समझदारी और सामंजस्य की मिसाल देती है और ये दिखाती है कि किसी भी संबंध को सुधारने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण है। बातें करती संपदा और विनया खिसकती खिसकती अंजना के अगल बगल में लेट गई। दोनों की पलकें नींद से झपकने लगी थी और दोनों अंजना की ओर करवट लेकर स्वप्न लोक की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन अंजना की इस रात की नींद उड़ गई थी। उसके मन में बिखरे कई जज्बात करवट ले रहे थे और बंद आंखों में चलचित्र की भांति एक एक कर उसके आगे मंडरा रहे थे। उनमें से कई जज्बात सिर उठाने की कोशिश करते हुए विभिन्न प्रकार के सवाल भी अंजना से कर रहे थे और अंजना उनके सवालों का कोई सिरा पकड़ नहीं पा रही थी। संपदा और विनया की सवालों ने उसके अंदर एक चिंगारी भड़का दी थी। वह अपनी भावनाओं में फंसी उनके सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास कर रही थी। अंजना ने अपने मन के विचारों को सजाना शुरू किया और उसने तय किया कि वह खुद को पहचानेगी, अपने रिश्ते को समझेगी और उन्हें सुधारने का साहस करेगी। उसने अपनी कठिनाइयों का सामना करने का निर्णय लिया और अपनी मानवीयता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प किया। उसकी मन की गहराइयों से उभरती हुई नई उम्मीदों और दृष्टिकोणों के साथ अंजना ने रात भर के विचारों को दिनचर्या में समाहित करने का निर्णय लिया। इन्हीं उधेड़ बुन में खुद को तलाशती अंजना का मन में अब शांति ने घर बनाना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि वह अब अपने जीवन को सही दिशा में प्रवृत्त करने के लिए कदम बढ़ा रही थी। सुबह के साथ एक नई अंजना ने अपने परिवार और अपने आत्मसमर्पण के साथ नए आरंभ की शुरुआत करने के लिए तैयार थी और उसने बारी बारी से विनया और संपदा को देखते हुए महसूस किया कि जीवन में उड़ान छोटी ही क्यों ना हो, उस उड़ान के साथ नई ऊंचाइयों को छूने का सुख अद्वितीय होता है। सोचती अंजना को बैठक से खटर पटर की आवाज़ आती मालूम पड़ी और वो उठकर आहिस्ते से दोनों के बीच से निकलकर बैठक की ओर बढ़ गई। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।